हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू आवर चैनल टच द स्काई इंस्टीट्यूट। बच्चों, आप YouTube पे जाके टच द स्काई इंस्टीट्यूट टाइप कीजिएगा तो आपको मेरा चैनल आ जाएगा। और प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और हम समझते हैं कि आप भी अपने घर में सुरक्षित होंगे और कहीं बाहर नहीं निकलना है। मन से पढ़ाई कीजिए, एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए और 90% का एक्सपेक्टेशन रखिए। ओके बच्चों, आज जो हम पास्ट लेक्चर में था वो लेक्चर 8 था, आज हम लेक्चर 9 पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2 टॉपिक जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल केप्ट इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी भी डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं किसी भी डाइपोल को, तो उस डाइपोल पे जो पोटेंशियल एनर्जी आने वाला है, ठीक है, और डाइपोल पे पोटेंशियल एनर्जी कब आएगा? जब कुछ काम होगा, वर्क होगा, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो उस डाइपोल पे जो पोटेंशियल एनर्जी आने वाला है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा, उसी को हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे। और ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में या सीबीएसई के एग्जाम में 5 मार्क्स का डेरिवेशन रहता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी निकालना जब एक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो सबसे पहला बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता कैसे है? तो ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखते हैं, डाइपोल क्या होता है हम जानते हैं, डाइपोल माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 2a, सेंटर ऑफ द डाइपोल ये हुआ, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइपोल। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग डाइपोल कहते हैं। तो इस डाइपोल को माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये सेंटर हो गया डाइपोल का, और डाइपोल का लेंथ कितना हो गया बाबू? 2a। ठीक है, और ये कितना एंगल? तो मान लेते हैं कि कुछ एंगल पे है ये। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कि व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो लेक्चर मतलब एक्सरसाइज 1 में हम पढ़े हैं कि जिस कभी भी एक डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस नो फोर्स। तो इसमें नेट फोर्स क्या हो जाता है? 0, जैसा हम एक्सरसाइज 1 में पढ़े हैं, एक बार देख लीजिएगा वीडियो। नेट फोर्स 0। तो इसमें क्या होता है? टॉर्क आता है। तो फोर्स और टॉर्क में डिफरेंस क्या है? फोर्स का मतलब हुआ क्या कि कोई बॉडी सीधा ट्रांसलेशनल चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये क्या हो गया? फोर्स। और टॉर्क क्या हुआ कि कोई भी बॉडी जो है वो अगर ऐसे रोटेट करे, ये रोटेशनल इफेक्ट में क्या आता है? टॉर्क। तो ये डाइपोल क्या होगा? ऐसे रोटेट कर रहा है, ये डाइपोल कहीं पे चल के जा नहीं रहा है, तो इसलिए इसमें नेट फोर्स 0 और क्या आएगा? टॉर्क आएगा, नेट टॉर्क होगा। और वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? Pe sin थीटा। समझ में आ गया? तो फिर से एक बार, जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, तो इसमें फोर्स, नेट फोर्स 0 हो जाएगा और नेट टॉर्क आएगा कितना? Pe sin थीटा। ये डेरिवेशन एक्सरसाइज 1 में किए हुए हैं। ठीक है, नेट टॉर्क कितना होगा? Pe sin थीटा। अब ये थीटा क्या है? तो थीटा है एंगल बिटवीन P एंड E। तो मान लेते ये P किधर? तो P का डायरेक्शन माइनस Q से प्लस Q, यानी ये डायरेक्शन P का है। ये डायरेक्शन कितना किसका है बाबू? P का है। और E ये है
तो P का डायरेक्शन ये है और E ये है, तो ये इसके बीच का ये एंगल क्या है, थीटा। ये क्या है, थीटा। समझ में आ गया? ये थीटा क्या है, समझ में आ गया? एंगल बिटवीन P एंड E। तो P का डायरेक्शन किधर है, -q से +q, और E किधर है, इधर, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा। ठीक है, अब आते हैं, देखिए जब ये डाइपोल है, ये डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उसको अगर हम थोड़ा सा भी ऐसे कर देते हैं तो ये डाइपोल किधर आना चाहता है, तो आंसर है इधर रहना चाहता है, अलाइन टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा भी ऐसे मोड़ते हैं तो इसको यहां से यहां तक लाने में कुछ ना कुछ तो वर्क किए होंगे। तो पहले ये एंगल कितना, 0, और अब कितना, कुछ ना कुछ एंगल पे ले गया है, यानी इसको ऐसे से ऐसे मोड़ लेते हैं। लेकिन हम लोग एक पार्टिकुलर फॉर्मूला ला के नहीं, 0, 90, 180 ला के नहीं, हम लोग एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। तो यहां लिखेंगे कि व्हेन अ डाइपोल, अच्छा डाइपोल रोटेट कर रहा है कि चल रहा है, तो रोटेट कर रहा है। जैसे पंखा घूमता है या चलता है, तो पंखा घूमता है, तो पंखा पे टॉर्क आता है ना कि फोर्स आता है। तो व्हेन ए डाइपोल इज रोटेटेड, जब एक डाइपोल को रोटेट करेंगे थ्रू एन एंगल θ1 to θ2, जब एक डाइपोल को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इस डाइपोल को θ1 एंगल पे अभी है और इसको θ2 एंगल पे लेगा, समझ में आ गया? तो इसको यहां से यहां तक ले जाने में कितना काम करना पड़ा या कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, तो जितना काम होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो व्हेन ए डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल θ1 to θ2, तो वर्क डन क्या होगा, θ1 से θ2। जब किसी डाइपोल को θ1 से θ2 ले जाएंगे तो वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं क्लास 11 के मैकेनिक्स से, वर्क डन इक्वल टू फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स का टर्म कब आएगा, ये फोर्स का टर्म कब आएगा, तो जब कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा तब फोर्स आता है। लेकिन कोई भी चीज अगर घूमता है, रोटेट करता है, तो उसमें फोर्स नहीं आता है, टॉर्क आता है। तो यहां पे डाइपोल क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है ना, चल के तो कहीं जाएगा नहीं, ये रोटेट करेगा ऐसे, तो इसमें क्या आएगा, टॉर्क, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। का मतलब क्या है, जैसे कि इसमें फोर्स लगा है और ये बॉडी डिस्प्लेस होकर यहां तक गया, यहां से यहां गया, ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन इसमें बॉडी क्या हो रहा है, डिस्प्लेस तो नहीं कर रहा है, बॉडी तो रोटेट कर रहा है ना, घूम रहा है ना। तो ये घूम रहा है तो इसका ये कुछ एंगल होगा, तो ये कुछ एंगल पे घूमेगा, तो टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट के यहां जगह यहां पे क्या होगा, थीटा एंगल, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो W इक्वल टू टॉर्क इनटू थीटा। अच्छा, क्लास 11th में हम लोग पढ़े हुए थे ये फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कब वैलिड था, जब फोर्स कांस्टेंट होता था तब वैलिड था। लेकिन फोर्स वेरिएबल होता था तो इंटीग्रेशन का यूज हम करते थे। ऐसे यहां पे अगर टॉर्क कांस्टेंट होगा तब तो फॉर्मूला वर्क का ये रहेगा, लेकिन अगर टॉर्क वेरिएबल होगा तो हम ये कैसे समझेंगे टॉर्क वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन आप देखोगे तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, टॉर्क बराबर कितना है बाबू, P sin थीटा, PE sin थीटा, P क्या होता है 2AQ। तो आप देख रहे हो 2A क्या है, लेंथ ऑफ द डाइपोल, ये तो यहां पे फिक्स है, जितना डाइपोल का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, कुछ भी होगा, ये तो यहां पे फिक्स है, तो 2A फिक्स है। Q चार्ज ऑफ द डाइपोल, यहां पे डाइपोल का कुछ भी चार्ज रहेगा वो चार्ज तो फिक्स है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं E। तो यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कहने का मतलब क्या होता है
कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, तो ई भी कांस्टेंट, मतलब ये दोनों टर्म इसमें क्या है, कांस्टेंट है। अब आते हैं थीटा, तो अभी थीटा ये है, अभी थीटा ये है, क्योंकि ये तो रोटेट करेगा ना डायपोल, तो हर जगह थीटा सेम होगा या अलग अलग होगा, तो कभी इतना होगा, कभी इतना होगा, कभी इतना होगा, कभी इतना होगा, कभी ये थीटा होगा, कभी ये थीटा होगा, कभी ये थीटा होगा, तो ये थीटा चेंज हो रहा है। तो टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आंसर है थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यानी थीटा का वैल्यू बदलेंगे तो टॉर्क का वैल्यू बदलेगा। तो अब आप दिमाग में खुद भी सोच लिए होंगे कि टॉर्क कांस्टेंट है या वेरिएबल। फिर से एक बार, टॉर्क कांस्टेंट है या वेरिएबल, तो आंसर है टॉर्क वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है बाबू, क्योंकि पीई तो कांस्टेंट है, लेकिन थीटा के बदलने से टॉर्क बदलेगा, तो इसका मतलब टॉर्क इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, तो थीटा अभी देख रहे हैं ना, ये डाइपोल तो रोटेट करेगा ना, कभी थीटा 1, कभी थीटा 2, कभी थीटा 3, कभी थीटा 4, कभी थीटा 5, तो ये तो थीटा बार बार चेंज हो रहा है, तो टॉर्क भी क्या होगा, चेंज होगा। तो टॉर्क कैसा होगा, वेरिएबल होगा। तो जब टॉर्क वेरिएबल होता है, यानी कि जब फोर्स वेरिएबल होता था तो इंटीग्रेशन का यूज करते थे, तो ऐसे ही जब टॉर्क वेरिएबल होगा तो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन टॉर्क थीटा, टॉर्क डी थीटा, यही फॉर्मूला था ना, W इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ds, तो ds तो यहां पे क्या होगा, डी थीटा। अब कहां से कहां हम थीटा 1 से थीटा 2 ले गए, ठीक है बाबू। बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। अब ये वर्क डन कहां से, थीटा 1 से थीटा 2, समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, तो वर्क डन को अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करते हैं, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, तो क्या लिखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को यूएफ माइनस यूआई। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पे ये कब होगा, जब एक्सटर्नल वर्क डन, और जब इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण तो यहां पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो एक्सटर्नल बोले या इलेक्ट्रिक बोले दोनों सेम दिया गया है, क्योंकि ना काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस ये सब नहीं पूछा है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखें, W एक्सटर्नल इक्वल टू यूएफ माइनस यूआई। तो वर्क डन थीटा 1 से थीटा 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी थीटा 2 यानी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2, टॉर्क को क्या लिख सकते हैं बाबू, पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा इधर। अब आइए, u थीटा 2 माइनस u थीटा 1 इक्वल टू पीई क्या है बाबू, कांस्टेंट, तो पीई को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा u थीटा 2 माइनस u थीटा 1 इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू, माइनस कॉस थीटा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है, एक बार इसको आप देख लीजिए, उसके बाद फिर से करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं u थीटा 2 माइनस u थीटा 1 इक्वल टू, यहां से लिखेंगे पीई फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, लिमिट बैठाते हैं तब, तो u थीटा 2 माइनस u थीटा 1 इक्वल टू पीई
माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों, अब यहां पे ना हम एक एजम्पशन लेते हैं, ये एजम्पशन है। देखिए, जैसा हम एज्यूम किए होते हैं कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0। ऐसे जब ये डाइपोल अगर ऐसे घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है, तो कहीं ना कहीं इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा या नहीं होगा? तो होगा। कहां होगा? तो ये हम मान के चलते हैं कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का कोण बना ले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का कोण बना ले, तब यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 0 होगा। समझ में आ गया? तो एजम्पशन हम क्या किए कि मतलब क्या माने कि एट थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री, यहां पे मान क्या लिए थीटा 1 90 डिग्री है, देन पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री इक्वल टू 0। ये एजम्पशन ले लिया हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, u थीटा 2 इक्वल टू पीई माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस 90 डिग्री, ये वाला। तो क्या हो गया, u थीटा 2 इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2। अगर इसको हम u पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एंगल थीटा पे, तो इसको भी हम लोग क्या बना सकते हैं, माइनस पीई कॉस थीटा। हम जानते हैं कि डाइपोल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहां पे कॉस थीटा जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एट एनी थीटा इक्वल टू माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई। समझ में आ गया? आप बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तो आपको क्वेश्चन रहता है कि डिराइव द रिलेशन u इक्वल टू माइनस वेक्टर p डॉट वेक्टर ए, तब आप यहां तक करो। और जनरल फॉर्मूला कौन सा हुआ, तो ये फॉर्मूला भी आया, और यहीं से ये चीज आया है। समझ में आ गया? यहीं से ये चीज आया है, और ये जनरल फॉर्मूला क्यों बोले, तो देखिए, अगर एक डाइपोल है जो 30 डिग्री के कोण पे अभी रखे हुआ है, ठीक है, और इसको 30 डिग्री से 60 डिग्री कर देते हैं, तब बताइए इसको 30 से 60 करने में कितना पोटेंशियल एनर्जी लगा। तो थीटा 1 कितना 30 डिग्री, थीटा 2 कितना 60 डिग्री, तो ये क्या बता देगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कि यहां से यहां तक करने में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, यानी कितना वर्क करना पड़ा, तो वो आपको निकाल के दे देगा। समझ में आ गया? इसको लिख लीजिए, ये जनरल फॉर्मूला है, VVI है, ये कहीं पे आप लगा सकते हैं, और ये पार्टिकुलर फॉर्मूला है। अब इसमें हम लोग स्पेशल केस देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, स्पेशल केस। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया, माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, यानी इसको लिख सकते हैं माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, ये पार्टिकुलर फॉर्मूला है। ठीक है, और जनरल फॉर्मूला तो बता दिए हैं। अब देखिएगा, केस वन क्या, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। केस 2, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। केस 3, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे u कितना होगा, माइनस पीई कॉस 0 डिग्री। तो अच्छा, यहां पे ये 0 क्या है,
तो P और E के बीच का एंगल है, तो माइनस PE, समझ में आ गया, माइनस PE। केस 2, U इक्वल टू क्या होगा बाबू इसमें, माइनस PE cos 90 डिग्री, माइनस PE cos 90 कितना होता है 0, तो U बराबर 0। केस 3, तो U बराबर क्या होगा बाबू, माइनस PE cos 180 डिग्री, माइनस PE cos 180 का वैल्यू कितना होता है बाबू, -1, तो U बराबर PE। तो आप क्या देख रहे हो, कहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी यहां है, सबसे कम कहां है, यहां है, माइनस पी सबसे कम है क्योंकि माइनस में है ना, और सबसे ज्यादा कहां है, यहां है। मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल है, मान लेते हैं एक बैलून है मेरे पास, ठीक है, या कोई पार्टिकल है, अगर इस बैलून को सबसे पहले अर्थ पे रखे, ठीक है, अब इस बैलून को हम 10 महल ऊंचे बिल्डिंग पे रख देते हैं, तो कौन सा गिरेगा, तो 10 महल ऊंचे बिल्डिंग पे जो बैलून रखे हुए हैं वो गिरने का टेंडेंसी है, लेकिन ये जो अर्थ पे रखे हैं वो गिरेगा नहीं। तो जिसको ज्यादा हाइट पे रखे हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और जिसको अर्थ पे रखे हैं उसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। ये सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी, ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आ गया ना। तो किसके गिरने का ज्यादा टेंडेंसी है, जिसका पोटेंशियल एनर्जी कम या जिसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, तो आंसर है जिसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, समझ में आ गया। तो इसके गिरने का टेंडेंसी ज्यादा है, इसके गिरने का टेंडेंसी नहीं है, ठीक है। तो इसके गिरने का टेंडेंसी नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव का बेस्ट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि कितने एंगल पे, बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कितने एंगल पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, तो 0 डिग्री पे, और किस एंगल पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, तो 180 डिग्री पे। समझ में आ गया, स्टेबल और अनस्टेबल। ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये है और इसको ना ऐसे करके आप रख देते हैं और फिर छोड़ दीजिए, तो ये अपने पोजीशन से नीचे आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। और अगर इसको ऐसे झुका दिए और फिर से इसको छोड़े तो फिर से ये अपने पोजीशन पे आ गया, तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल क्या होता है, जो अपने पोजीशन पे फिर से रिटेन कर जाए उसको स्टेबल कहते हैं, और जो अपने पोजीशन को फिर से रिटेन ना करे उसको अनस्टेबल कहते हैं, ठीक है। अब बैलून वाले केस से समझिए, बैलून को ऊपर में रखे हाइट पे, तो वो अपने पोजीशन को रिटेन करके नहीं नीचे आ जाता है, तो वो अनस्टेबल है। और जिस बैलून को हम अर्थ पे रखे हैं वो तो अभी भी अर्थ पे है, हवा आएगा तब भी कुछ देर के बाद अर्थ पे ही रहेगा ना, तो वो क्या है, अपने पोजीशन पे है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए इसको देख लीजिए एक बार। हाँ बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि व्हेन ए डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अगर किसी डाइपोल को आप 0 डिग्री से 90 डिग्री, यानी 0 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अभी, अब इसको 90 डिग्री, यानी इसको यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क हुआ, जितना वर्क हुआ होगा वही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ होगा, ठीक है। तो आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अभी जस्ट फॉर्मूला निकाले हैं, U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1।
ठीक है बच्चों, तो ये ना फॉर्मूला अभी जस्ट डिराइव किए हैं, तो यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देगा। तो UF माइनस UI इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा टू कितना है, 0 से 90 ले जा रहा है, तो थीटा 1 ये थीटा 2 ये, तो कॉस 90 माइनस कॉस 0, तो कितना हो गया माइनस PE कॉस 90 0 माइनस कॉस 0 1, तो कितना हो गया PE माइनस माइनस प्लस PE, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया PE। यानी कि इसको अगर यहां से यहां लेके गए तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा स्टोर्ड PE, इतना ही वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन दे देगा आपको 90 डिग्री से 180 डिग्री करने में कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, तो यहाँ पे थीटा 1 की जगह पे कितना होगा बाबू 90 डिग्री, थीटा 2 की जगह पे 180 डिग्री, और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1, कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल पे, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। मुझे क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैज ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एक मॉलिक्यूल सब्सटेंस का उसके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर P, यानी वेक्टर P का वैल्यू कितना है 10 टू द पावर -29 कूलम्ब मीटर। A mole of this substance is polarized at low temperature by applying a strong electrostatic field. A mole यानी एक मोल, we know that हम जानते हैं कि एक मोल में 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है, तो 6.02 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होता है। एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, तो 6.02 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, अब इतने मॉलिक्यूल्स में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर। The direction of this field is suddenly changed by an angle of 60 degree। तो पहले किस डायरेक्शन में था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल भी इधर है। अब इसको हम लोग यानी कि थीटा 1 मेरा कितना है 0 डिग्री, थीटा 2 मेरा कितना है 0 डिग्री से इसको 60 डिग्री किया। ठीक है, तो 0 से 60 इसको करने में, 0 से जब इसको 60 किए तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज आया होगा। जब भी हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करवाते हैं तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो यही पोटेंशियल एनर्जी क्या, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल, यानी हीट। तो इतना हीट ये क्या किया, रिलीज किया, तो वही निकालना है कि कितना हीट रिलीज किया। तो जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही हीट रिलीज करेगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं UF माइनस UI इक्वल टू माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस P कितना है 10 टू द पावर -29 इंटू E कितना है बाबू 10 टू द पावर 6 cos थीटा 2 यानी cos 60 डिग्री माइनस cos थीटा 1 cos 0 डिग्री। ठीक है, तो UF माइनस UI इक्वल टू कितना हो गया -10 टू द पावर -23 इंटू cos 60 कितना 1/2 माइनस cos 0 1। तो ये कितना हो गया बाबू UF माइनस UI इक्वल टू ये -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस यानी 1/2 इंटू 10 टू द पावर -23 ए होगा ना। हाँ ठीक है, UF माइनस UI इक्वल टू इतना हो गया। ये कितने मॉलिक्यूल के लिए हुआ, फॉर वन मॉलिक्यूल, फॉर वन मॉलिक्यूल
अगर हमारे पास इतना मॉलिक्यूल होगा तो इतने मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा, तो फॉर 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इसको हम इतना लिख सकते हैं ना, इतना मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, UF माइनस UI इक्वल टू 1/2 × 10⁻23 इंटू 6 × 10⁻23, ये कैंसल, ये कैंसल, तो UF माइनस UI कितना हो गया, 3 जूल। समझ में आ गया? फिर से एक बार क्वेश्चन कि आपके पास एक डाइपोल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लाइन है, झुका हुआ है। अब इसको हम लोग, अब ये 0 डिग्री है, अब इसको 60 डिग्री पे लेके चले जाते हैं, तो 0 से 60 करने में कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है वही आपको निकालना है। तो कितना हो गया, एक मॉलिक्यूल के लिए इतना होता है, हमारे पास कितना मॉलिक्यूल है, तो इतना मॉलिक्यूल है, इतने मॉलिक्यूल के लिए 3 जूल होगा आंसर। समझ में आ गया? चलिए, हाँ बच्चों, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हर वीडियो को आप देखिए, जिससे कि आपका नॉलेज और इनहेंस होगा और बढ़ेगा, और बार बार देखिए वीडियो को। ठीक है बच्चों? चलिए।